नमस्कार, मैं श्री दिनेश शर्मा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश सिंह जी उपस्थित हैं। आज उनसे हम खास बिंदुओं पे बातचीत करेंगे कि क्या रहा आज उनका सफ़र, यहाँ तक कैसे रहा। कई सारे मुद्दे हैं, पार्टी के बारे में कई सारी जानकारियाँ हैं जो लेनी है, और ख़ास करके कि आज जो पाकिस्तान और भारत का जो इस तरीके से माहौल बना हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रथम मंगलवार की समस्त भारतवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं और महावीर जी को मेरा प्रणाम। दादा, क्या कहना चाहेंगे आज तक का जो आपका सफ़र रहा है यहाँ तक का, उस सफ़र के बारे में कुछ अपने चाहने वाले को और अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो प्रश्न सफ़र का किया तो ये गाना चलता था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। लेकिन हाँ, प्रभु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं कि ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन और बहुत अच्छी ढंग से चल कुछ आपके खास जो चाहने वाले, कुछ आपके सफ़र के बारे में, यात्रा किस तरीके से रहा, कैसा चढ़ाव उतार लाइफ में रहा, क्योंकि अधिकतर सभी के जीवन में चढ़ाव उतार ये समय दौर आते जाते रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रात दिन का जिस तरह का अपना अपना रूप होता है, वैसे सफ़र का भी होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो एक ही लक्ष्य होता था कि मैं क्लास का सबसे मेधावी छात्र हूँ। एक कल्पना एक मन में रहता था, और माँ सरस्वती की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से उसको परिपूर्ण भी किया। हर क्लास में जहाँ भी जिस स्कूल में पढ़ा, आज भी उनके गुरुजनों से मिलता हूँ उस स्कूल के, तो एक आत्मीयता से मिलते हैं और वो पुराने दिन याद करते हैं। बाद में मैं साइंस का स्टूडेंट था। साहित्य के प्रति रुचि हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य दुर्गा चरण शुक्ल जी टीकमगढ़ वालों से प्रेरित होकर के साहित्य में रुझान हुआ। हालांकि पिताजी साहित्य के ही थे और प्रवक्ता थे वो। बाद में हिंदी से पीएचडी किया अध्यात्म में सागर यूनिवर्सिटी से, और वो भी एक जिसको कहा जाए अपने आप में एक अलग ही था, अध्यात्म पीएचडी। बहुत से लोग कौतूहल बस अध्यात्म पीएचडी, लेकिन मन में एक ठान लिया अटल जी की तरह, वो ठाना और पूरा हुआ। माता सरस्वती की कृपा से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अरे वाह! खास करके जैसे अब राजनीतिक पार्टियां हैं, राजा भैया की बात ले लीजिए, काफ़ी चर्चा विषय रहता है। आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपकी भी चर्चाएं काफ़ी रहती है। आप जिस तरीके से काम करते हैं बाकी कई सारे लोग सराहने भी करते हैं। सर, पार्टी का क्या मोटो है? अब पार्टी किस एंगल से इस बार विधानसभा में क्या एंगल लेगी, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएगी? देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो शायद भारत की गिनी चुनी पार्टियों में हमारी पार्टी का नाम होगा। किस तरह गिनी चुनी में? जो पार्टी बनते ही अपने आप में सीटों को जीत करके विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लगभग जितनी भी पार्टियां बनती हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी दल से गठबंधन करके विधान परिषद या विधानसभा या लोकसभा में पहुँचते हैं। लेकिन ये मुझे बताते हुए फख्र और गर्व होता है कि मैं जिस पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं जिस पार्टी का एक सदस्य हूँ, उस पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कुमार रघुराज प्रताप सिंह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मनोज सरोज जी, दोनों विजयी हुए। ऐसे विजयी नहीं है, बड़ी अंतर के साथ विजयी हुए है। साथ में विधान परिषद सदस्य हमारे आदर्श कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया जी, जबकि लोग कहते हैं सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, लेकिन उसमें भी जीत दर्ज की। लोकसभा के चुनाव में भी हमने प्रथम बार जो आगाज किया, आपने देखेंगे उसमें भी कुंडा बाबागंज में हमारी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन कुछ जगह पे हम थोड़े कमज़ोर पड़े, और नई पार्टी थी चूँकि, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमने बनाया। कई हमारे उसमें ब्लॉक प्रमुख हैं। ये पार्टी की उपलब्धि है, इसका सारा क्रेडिट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आदरणीय गोपाल भैया जी। सही बात है। लेकिन सर, एक बात बताइए कि हर पार्टियां हर चुनाव के मुद्दे को लेकर भटकाती हैं, तो क्या आपकी पार्टी इस बार किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उपस्थित रहेगी? देखिए, हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल जिसके बारे में क्षणिक मात्र भी संशय नहीं है
राजा भैया ने पार्टी का निर्माण भी तब किया था जबकि देश में इस तरह के वातावरण बने हुए थे। SC ST एक्ट को लेकर के लोग परेशान थे कि बिना जांच के ही सजा हो जाए, तो उसका विरोध किया था। किसानों को जो कि सब्सिडी है वो जब मिलती है, फसल करके घर में आ जाती है, तो उसके लिए पेंशन का जो हमारा था कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। और आजकल जो हर परिवार में आपको देखने को मिलेगा, हर घर में आपको देखने को मिलेगा कि 60 साल के बाद आदमी उपेक्षित होना शुरू हो जाता था। लेकिन जो पेंशन की लाठी रहती थी उससे की सेवा होती थी, उसको सम्मान मिलता था। तो ये हमारी पार्टी का एक अहम मुद्दा था। और भी हमारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल जो सेना में शहीद जवान हुए उनके लिए अनुदान के लिए 1 करोड़ और उनको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कई जो हमारा पूरा एक एजेंडा है। तो हम लोगों से हटके थे, लीग से हटके थे, तभी तो ये हुआ कि हमारी पार्टी बनते ही हम लोग विधानसभा और विधान परिषद और जिला पंचायत अध्यक्ष ये सारे हमारे दल ने जीते हैं, बिना किसी गठबंधन के जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बार आपकी पार्टियों से उत्तर प्रदेश में कितने कैंडिडेट उतारने की योजना है? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव में समय है, लेकिन हाँ, रणनीति हमारी बराबर चल रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, गोपाल भैया जी के नेतृत्व में, और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, बराबर आप देखेंगे कि कभी भी लीग से हटकर नहीं चलते हैं। राष्ट्र हित में, समाज हित में जो बात होती है वही रखते हैं। कभी भी हम ओछी टिप्पणी नहीं करते हैं कि हम फलाना ऐसा, ये कौन है, ये वो है, कभी नहीं। एक सुरसा सम सबका हित हो, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें राष्ट्र का हित हो, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर चलते हैं। खास करके आपसे एक और सवालों पे जवाब चाहेंगे। जिस तरीके से देश में प्रेजेंट टाइम में माहौल है, बगल का देश पाकिस्तान जिस तरीके से घिनौना हरकत कर रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जनसत्ता दल पार्टी हमेशा राष्ट्र हित में, लेकिन हाँ, अभी आपने देखा होगा एकता जो भरा नहीं है भावों से, वह थी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज के ज़माने में हम देखते हैं, आज के ज़माने में अगर हम पढ़ते हैं, आज के ज़माने में हम टीवी खोलते हैं, ना भावों से भरे लोग मिलते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार, ना ही उनमें एक देश की रसधार बह रही है। वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो वाकई वो पत्थर का, उनका हृदय उस तरह का बन गया है कि आज वो देश के खिलाफ कमेंट्स करते हैं। अरे ऐसी संकट की घड़ी में आपने देखा होगा विभीषण और रावण का संवाद जब चल रहा था, भले अनैतिक और नैतिकता का था, लेकिन कुंभकर्ण ने जब जाकर के शिक्षा दी तो उसने यही कहा था कि ये समय तुम्हारा कर्तव्य था कि भाई के साथ भाई को खड़ा होना चाहिए था। तो आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी पूरी भारत सरकार के साथ खड़ी है। आप जो भी फैसला लेते हम उसमें आपको समर्थन देते हैं, देश अधिकतर। लेकिन कई सारे जैसे ओपिनियन मिलते हैं, पब्लिक ओपिनियन देती है कि जिस तरीके से युद्ध को विराम कर रहे हैं या आगे की क्या योजना है, तो आखिर विराम कर रहे हैं तो इस पे लेकर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। ना ही हम वहाँ सदस्यता के रूप में देखते हैं, ना ही हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्या ऐसी तकलीफ थी, क्या ऐसी परेशानी आई कि रातों में एकदम निर्णय हो जाता है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आज यही अगर हमने या पाकिस्तान ने किया होता आपस में, तो ये क्योंकि शिमला समझौता जो हुआ था, और करिए इस बात पे आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, शिमला समझौता में साफ था कि जो टेबल टॉकिंग हुई थी कि हमारे आपके अलावा तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आज हस्तक्षेप हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सोचने का विषय है, ये सोचनीय विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के हस्तक्षेप होते रहेंगे तो जब जब इस तरह की मुसीबतें आएंगी और जब जब हम उन मुसीबतों से निपटने के लिए बाजू कस करके खड़े होंगे, तब तक दोबारा फिर इस तरह के निर्णय क्यों हो जाए? इस तरह के निर्णय तो नहीं होने चाहिए। लेकिन खास करके जब ऐसे सिचुएशन आते हैं, हमारे टूरिस्ट वहाँ कश्मीर में इस तरीके से उन्हें नाम पूछ के, उनका कास्ट पूछ के जिस तरीके से संहार वहाँ पे किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं हमें वहीं मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ पर फेल्यूर रहे हैं। देखा जाएगा सच रूप में, सच का कह देना बहुत कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन, लेकिन हमको कहना होगा तुमको सुनकर सहना। ये दौड़ कागजी घोड़ों की, ये किसी भी नाटकबाजी,
अफसर अफसर दफ्तर दफ्तर फाइल फाइल लफाजी। मैं खूब समझता हूँ मित्रों, उन सब की तो मजबूरी है। अरे हम तो जनसत्ता दल वाले हैं, सच कहना बहुत जरूरी है। आज अगर कोई घर में घुस करके इस तरह का बोल के जा रहा है तो घर वालों ने चूड़ियां पहनी थी क्या? पकड़ करके उनको सबक सिखा देना चाहिए था। क्योंकि अगर एक बार हम नहीं करेंगे इस तरह का, तो 26/11 के बाद दोबारा इस तरह की घटना हुई, पहलगांव में घटना हुई है, बार बार ये घटनाएं होती है। जब तक एक बार मुंह तोड़ जवाब हम नहीं देंगे तब तक ये घटनाएं बिना न मानत जलक जल गए 3 दिन भी बोले राम सपूत, बिना भय की प्रीत नहीं होती है। और वो भी उससे जिसने 1000 बार बेवफाई की, वो भी उससे जिसने 1000 बार हमको धोखा दिया है। तो ये तो जवाब देना जरूरी है। आखिर अमेरिका ने इस मामले को लेकर इतना मध्यस्थता करने पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों समझौता का या क्या रणनीति उनका रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि ये प्रश्न उनका है। इसका जवाब कल मैं देश के नाम का संबोधन सुन रहा था, तो बहुत उम्मीद थी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिससे पूरा राष्ट्र, लेकिन उनका यही था कि बुद्ध का देश युद्ध के लिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये राम का देश है, और राम के देश में कहा गया है, राम ने अपने मुखारबिंद से कहा है कि जब तक सच पे आँच नहीं है तब तक नहीं, लेकिन जब आए रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बाल काल हमसे लड़े। काल भी अगर सामने आता है तो उससे भी मैं लड़ने को तैयार हूँ। अरे हमारा देश राम का भी तो देश है। अगर बुद्ध का है तो राम का नहीं है क्या? कृष्ण का नहीं है? महाराणा का नहीं है? शिवाजी का नहीं है? वीर अब्दुल हमीद का नहीं है? अरे ये देश की माने, अरे उसने आपके जब मुसलमान लेखक थे, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनसे पूछा गया कि भारत की परिकल्पना क्या है, उन्होंने कहा इमाम हिंद राम, राम से ही भारत है, तो भारत में राम है। तो ये परिकल्पना हम भूलते जा रहे हैं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो खास करके फिर एक बार हम पार्टी के उस पे आएंगे। 2027 सामने है, रणनीतियाँ पार्टियाँ साल 2 साल पहले बनाती हैं, 2025 आधा समझ लीजिए बीतते ही गया है। तो खास करके इस बार आप उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे या उत्तर प्रदेश से भी नेशनल लेवल पे जाएंगे, कई सारे स्टेट और कवर करेंगे, या उत्तर प्रदेश में ही खास करके कितनी सीटें लाने का विचार है और कितने सीटें पे आपके कैंडिडेट रहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बोल के जा रहा हूँ कि सीटों का लाना और जीतना वो विषय तो रहेगा ही, लेकिन बिना जनसत्ता दल की सरकार नहीं बनेगी। आज आप इसको चला देना अपनी ब्रेकिंग न्यूज में, और ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण करेंगे, आप देखना 2027 में। उत्तर प्रदेश में जनसत्ता बदल से गठबंधन नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगी। जी, ये भी आपने बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन खास करके लोगों का कहना है कि राजा भैया जी गुंडा अपना प्रतापगढ़ तक ही सीमित रहते, बाहर उनका कुछ लक्ष्य नहीं रहता, बाहर निकलने का कुछ लक्ष्य नहीं रहता। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि बाहर के जो उनके सपोर्टर हैं उनको किस तरीके से वो समर्थन कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि निकलते नहीं है, निकलते हैं, जाते हैं जब जब जरूरत होती है। जनसेवा संकल्प यात्रा में मैं ही उस यात्रा का संयोजक था। आदरणीय अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया जी के तत्वाधान में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा किया था, और ऐसी जनसेवा संकल्प यात्रा हुई थी, देखने वाले अचंभित हो गए थे कि ये यात्रा देखिए। हमने कुंडा से अयोध्या तक की यात्रा की, रोड जाम हो गए। हमने बुंदेलखंड की यात्रा की, रोड जाम हो गए। हमने नोएडा की यात्रा की, रोड जाम हो गए। एक अलग जज्बा। लेकिन हाँ, जो मैं दोबारा बात पर रिपीट करता हूँ कि राजा भैया आदरणीय राजनीति धर्मनीति के रूप में करते हैं। कुटन जो आजकल चलता है इस तरह का कि महाराणा सांगा के बारे में बोलते हैं लोग, हैं? अरे क्या है ये सब, बताइए, शर्म आनी चाहिए। हम उनके प्रपौत्र का जन्मदिवस मना रहे हैं और उनको गाली दे रहे हैं। आज को मैं बाबा को गाली दे और मेरा जन्मदिवस मनाए, ये कहाँ तक अच्छा है? ये गिरी हुई और घटित राजनीति है। ये राजा भैया कभी ना करते हैं ना कभी करेंगे। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ। तो ये जो लोग गालियाँ और जिस तरीके से वक्तव्य करते हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी संस्कृति यही है, उनका पारिवारिक वातावरण यही है, और उनका जो व्यक्तित्व है वो यही है। वीर को ये शोभा नहीं देती है, एक नेता को शोभा नहीं देती है। बहुत से भारतीय में चंद्रशेखर जी हुए, कभी गाली का प्रयोग किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कभी गाली का प्रयोग किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी गाली का प्रयोग किया है। नेता वो होता है, मुखिया मुख्य को चाहिए कि सबको लेकर के चलिए। अरे डायलॉग करिए,
आप संवाद करिए। देखिए इसमें भी बहुत बड़ी बात होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसमें भी साहित्य की बात करता हूँ। लोग आजकल संवाद नहीं करते हैं, विवाद करते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद था, विवाद नहीं था जी। तो जब संवाद होगा तो अच्छी चीज निकल के आएगी जी। और विवाद होगा जी। तो लटकम चटकम वाली बात होगी, तो ये गलत है देश के लिए। उसके लिए आज क्यों, जब वह वाक्य संसद ने निकाल के अलग कर दिया है जो रामजी लाल सुमन ने बोला था, तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोल देना चाहिए था कि जब संसद के सदन से उसको निकाल दिया गया है तो बात खत्म हो गई है। और ये उनका खुद का बयान था, ये कोई पार्टी का, वो तो पार्टी जोड़ के चलते हैं उस चीज को। उन्होंने पूरी तरह से छत्री और दलित कराने की कोशिश की है इसका, और बहुत अच्छा हुआ कि बहन मायावती जी ने आकर के क्लियर कर दिया उस सब्जेक्ट को। नहीं, आज ये जातीयता की जो पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती है, ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। सबको बराबर, सबको समान, सबको एक नज़र से देखने की दृष्टि, एक राजधर्म का जो पालन राजा लोग करते थे, राजधर्म का पालन जो एक शासक करता है वो करना भी चाहिए। उसके लिए उसको ये नहीं देखना चाहिए कि फला जात का, जात के हिसाब से आप न्याय कैसे करेंगे, है? दोषी को सजा मिलना चाहिए, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई वो जात का है तो उसको सजा दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से हर जात में खराब लोग होते हैं, हर जात में अच्छे लोग होते हैं। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के तौर पर सबको इस तरह की धारणा में ले जाएंगे, और वो भी उसके महाराणा सांगा जैसे है जिनके शरीर में 84 घाव, और उसके बारे में आप लोग ऐसे, अरे वो कोई क्षत्रिय जात के हैं अगर देखा जाए, वो तो राष्ट्रपुरुष है, हमारी धरोहर है वो, है। क्या चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम सुनेंगे? अगर हम सुनेंगे तो हम सबसे बड़े गद्दार हैं देश के लिए। क्या भगत सिंह के बारे में कोई गलत बोलेगा, हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्या वीर अब्दुल हमीद के बारे में कोई गलत बोलेगा जिसने अपने प्राण निछावर किए, तो हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। राष्ट्र का सच्चा बच्चा वही होता है जो राष्ट्र में अपने प्राण दे, उसको हम पूजें, घर में उसकी फोटो लगाएं, वरना तो हम फिर वो चीजों में रहेंगे। भारत सरकार द्वारा जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो अच्छा है और होना भी चाहिए। मेरा तो ये है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि राष्ट्र हित में जो भी हो हम उसमें साथ में हैं, जिसमें जनता को परेशानी ना हो, सही न्याय व्यवस्था हो, हम उसमें साथ में, हम सारी चीज़ों में साथ में हैं, लेकिन गलत के साथ में, गलत के साथ हम कभी ना थे। अगर गलत बोलोगे तो विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोलते हैं तो लोग, उनके जो वीडियो शेयर होते हैं आप देखेंगे, तभी तो लोग सुनते हैं उनको, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत की शुरुआत होती है सत्यम से, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। खास करके जातीय जो जनगणना का विषय है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो एक जटिल टॉपिक था। भारत स्वतंत्रता के पहले एक चीज़ हुई थी, लेकिन उसकी जब मांग बार बार की जा रही है तो हमें उसमें कोई विरोध नहीं है इस तरह का। लेकिन हाँ, ये बाद में देखना नासूर बनेगा, क्योंकि हम जोड़ते हैं कि हम 40 हैं, हम 30 हैं, वो 80 हैं, लेकिन अगर अपनी जात खुद की जोड़ोगे तो आप 3% या 7% ज़्यादा नहीं होगी। हर आदमी अलग हो जाएगा, वो कहेगा हम आप में क्यों हैं, हम तो अलग हैं, हमारी जाति है, हम अलग हैं। तो क्या कल छोटे छोटे राज्य बनेंगे अलग अलग जात के? क्या छोटे छोटे पुनः प्रजातंत्र डेमोक्रेसी में बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये निश्चित होके रहेगा। आप नोट कर लीजिए, अगर इस बात को हमारे राजनीतिक लोगों ने खत्म नहीं किया, इसमें अगर इसी तरह से आगी और घी डालते रहे तो एक दिन ठाकुरिस्तान होगा, यादव स्थान होगा, ब्राह्मण स्थान होगा, ये सबके अलग अलग बन जाएंगे, और फिर वही गत होगी जो आज से पहले हुई थी कि दूसरा आएगा और जा करके एक दूसरे को घूमते हुए अपना राज करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि लकड़ी अगर एक है तोड़ने में आसानी होती है, लेकिन अगर वही लकड़ियां 10 हैं तो कोई माई गलाल नहीं तोड़ सकता है। आज हम विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में रहने के बाद भी अनेकता में एकता ही तुम्हारी पहचान थी भारत की। आज आप उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सीट के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए जातगत करके देश को कहाँ ले जा रहे हो? अरे आप उसको एक संविधान में जो चीजें हैं उसको आप देखते, ये कहाँ से हो जाएगा? आप उसी बात को क्यों पकड़ के चलते हो कि हम 80 हैं, हम 70 हैं, हम 30 हैं? आपकी जात क्या है? उस जात में आप कितने % हो अपनी देखिए। आप दूसरे की को, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा गई है, कल वो कहेगा हम तुम्हें क्यों है, हमारी जात रही है। कल अगर मुसलमान भी भाई कहता है कि मेरी इतनी जनगणना है, तो ये एक बहुत ही निंदनीय है जात को लेकर के
जनगणना कराना और जात को लेके इंगित करना लोगों को। अरे हम तो कह रहे हैं एक नया संविधान बनाया जाए, एक नया कुछ चलाया जाए और सबको भारतीयता के रूप में भारतीयता बनाया जाए, सब भारतीय बने। अरे ये तो जात बिरादरी तो कुछ दिन की मेहमान है। देखा जाए आज देख लीजिए, आज से 100 साल पहले क्या थी, आज क्या है। आज कई इधर शादियाँ हो जाती हैं। अब आदमी अपना कैडर देखता है, ये एजुकेशन देखता है, वो चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो ये चीज़ जो सिर्फ सीट जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप कर रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। इसमें आप ही गिरोगे। न कल लोग कहेंगे कि आप ही की जात का क्यों मुख्यमंत्री बने, बताइए आपका ही जात का क्यों मुख्यमंत्री बने। भाई 80 में तो ये भी चाहते हैं। आप उसमें देख लो कौन की सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, पासी की ज़्यादा है, कि अहिरवार की ज़्यादा है, कि ब्राह्मण की ज़्यादा है। जो मतलब जो जिसका होगा फिर वो कहेगा नहीं बनेगा तो हम चले ना। तो ये अभी लग रहा है आपको डमरू कि बड़ा सुर सम में बजेगा, नहीं बजेगा। ये तो रिदम बिगाड़ देगा आपका आने वाले समय में। और ये देखने हो क्या रहेगा, बहुत जटिल। और ऐसे समय में इसको किया गया, ना ही इस पर डिबेट हो पाई, ना ही इस पर बहस हो पाई कि देश संकटों से जूझ रहा था। उस समय हमने इसको जाति जनगणना को उतार दिया। कोई वीडियो भी चल रहा है कि कौन जात हो, कौन जात हो। अरे देश सवाल पूछ रहा था कि उन आतंकवादियों ने जो हमारे यहाँ मार के चले गए वो कौन थे, लेकिन हम पूछे तुम कौन जात हो। ये मजाक बना कर देश के साथ में। क्या इतने प्रधानमंत्री पहले हुए, इतने सब लोग हुए, उनने कभी इन चीजों को नहीं सोचा होगा है। अरे कोई ऐसी चीज करिए जिसमें देश में एकता रहे, बांटने का काम करोगे अपने राज्य के लिए। अंग्रेजों ने भी किया था, कितने दिन चले आप बता दीजिए। सिंह टाइटल कब आया है? महाराणा प्रताप कभी सिंह लगाते थे? पृथ्वीराज चौहान कभी सिंह लगाए थे? भगवान राम ने सिंह लगाया है, कृष्ण ने सिंह लगाया है। ये अंग्रेजों द्वारा दी गई चीजें हैं, मात्र भ्रांतियों को भटकाने के लिए। इस तरह डिवाइड करेंगे, ये सिंह, ये पाल, ये कुशवाहा, ये मौर्य, ये फलाठौर, ये फलाना, ये द्विवेदी, ये त्रिवेदी, इस तरह का आपस में ही एक डिवाइडेशन करके रख के चले गए थे। ये चिंतनीय रहेगा आने वाले समय में, आप देख लेना। खास करके जो जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये लोग जो घुसपैठिया जो भारत देश में आए हैं, प्रदेशों में आए हैं, तो जैसे आपने जो कहा कि उस सभी को भारतीय नागरिकता देनी चाहिए, इस बात को करना चाहिए, तो इनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का फेल्यूर है। आप दुबई जाइए, क्या वहाँ नहीं जाते हैं लोग? लेकिन क्या वहाँ बस पाते हैं? बताइए आप, कोई बस पाता है वहाँ? जाइए दिन के लिए आप वापस जाना पड़ेगा। हम कभी उन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ वोट की राजनीति पढ़ते हैं कि ये कल हमारा वोटर हो जाएगा। और ये वोट की राजनीति में पढ़ पढ़ के आज देश की ये गत कर दी। ये सोने की चिड़िया क्या है, ये तो हीरा मोती की चिड़िया होती। अगर नेता लोग उस ढंग से इसको चलाते, अपना स्वार्थ नहीं देखते, और उसको ढंग से लाल बहादुर शास्त्री क्या देखिए क्या किस तरह उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। तो बहुत सी चीज़ें कहने के लिए एक स्वच्छ डिबेट होना चाहिए। और हम चैनल के माध्यम से प्रार्थना करेंगे पढ़े लिखे लोगों से कि इन रूढ़वादियों को तोड़िए और समाज हित में, देश हित में एक दूसरे का कंधा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिए। भारत को बचाइए, भारतीयता को बचाइए। उत्तर प्रदेश विकास को लेकर क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यही कहेंगे कि विकास की योजनाएं चलना चाहिए। अब बहुत हो चुका है ये सब जातवाद और हिंदू मुस्लिमवाद, ये सब चीज़ें। हाँ, उनको समरसता के माहौल में किस तरह के विचार उनमें ना आए, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री की तारीफ भी करूँगा कुछ विषयों में कि जो उनका कोई एक्शन होता है वो अनुकरणीय है, होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा मिशन और विजन भी चलाना चाहिए कि आपस में भाईचारा पनपे, लोग एकता में रहें। और ये जो खौफ का माहौल ये खत्म होना चाहिए कि आज लड़कियां निकलती डरती हैं। हालांकि यूपी में बहुत कुछ सही है इस समय, मैं तारीफ करूँगा उसमें। मतलब मुख्यमंत्री की कार्यशैली कहाँ तक, कितने परसेंट तक आप अगर परसेंट देखिए, अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो पूरे भारत को उठाइए आप, प्रदेश को छोड़ दीजिए। पूरे भारत में अगर कोई नंबर 1 मुख्यमंत्री है तो हमारी योगी आदित्यनाथ जी, मैं भूल प्रशंसा करता हूँ। कंपेयरिंग टू मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, इसको अलग मत ले लेना। अगर सारे मुख्यमंत्रियों को आप बैठा लेंगे तो उसमें तुलना करेंगे तो योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं। तो मतलब आपके हिसाब से मुख्यमंत्रियों में सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं
और लेकिन विकास के मामले में क्या कहना चाहेंगे? विकास में कितना परसेंटेज आपके हिसाब से लगता है उत्तर प्रदेश का विकास हुआ? लेकिन देखा जाए तो कि काफ़ी सारे जैसे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का जिस तरीके से काया पलट हुआ, काशी विश्वनाथ का काया पलट हुआ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि रोड कोई बनाता है, फीता कोई काटता है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। ये अक्सर होता है। विकास हुआ है लेकिन हाँ उस मात्रा में नहीं हुआ है जिस मात्रा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। उनकी क्षमता है, उनकी क्वालिटी है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि अब अगला आपका जो कदम हो, जो 27 में इतना समय बचा हुआ है, आप विकास की तरफ करिए। शिक्षा नीति को देखिए, आप स्वास्थ्य नीति को देखिए। मैं चाहता हूँ जिस तरह से पूरे उत्तर PGI लखनऊ में ये सारे लोग गरीब से लोग गरीब आते हैं लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है क्योंकि सीटें ही कम है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में इस तरह का एक PGI बनवाएं। आप देखिए आपका साधुवाद कितना मिलेगा, कितने लोग दुआएं देंगे आपको। जो मूलभूत चीज़ें हैं मंदिर मस्जिद के अलावा इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, इससे बड़ा मंदिर क्या है? सभी मिलता जुलता है। अगर इसको सही सेवा, इसको सही विकास, इसको सही शिक्षा मिल गई तो इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं। एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय इसलिए कि अगर जनता दल पार्टी के कैंडिडेट विधायक, काफ़ी सारे विधायक चुन के आते हैं, तो क्या रघुराज प्रताप जी क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM क्या कैबिनेट में क्या हिस्सा लेना चाहेंगे? अरे आप सीधे बोलिए, मुख्यमंत्री बनेंगे फिर वो। हिस्सा लेने की दूर बात है, क्योंकि उनसे योग, उनसे वरिष्ठ देखिए आज कोई है? एक सीट से लगातार इतनी बार कोई जीतने वाला विधायक है? 4-5 लोगों के नाम छोड़ दिए जाए इतिहास में तो आज ऐसे हो शख्स है। और जब आज ये लोग कहते हैं कि वो फलाने, वो हमेशा निर्दलीय ही जीते हैं। दल तो अभी 18 बना हमारा, तो हम तो ये कहेंगे कि आने वाले CM हमारे राजा भैया, फिर देखना आप व्यवस्थाएं, फिर देखना आप विकास। कभी आप कुंडा की सरजमीन पर जाइए, वहाँ पर देखिए विकास, वहाँ पर देखिए रोड वगैरह, आपको लगेगा कि हाँ कितना बढ़िया विकास किया है उन्होंने। आज भी वो उनका एक नारा और होता है कि राजनेता को जनसुलभ होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। और वो पूरे सप्ताह में 5 दिन बैठते हैं पूरी समस्याओं को लेकर के। एक तरफ आदरणीय अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया जी बैठते हैं, राजा भैया जी बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठते हैं। हम लोग भी कभी कभी सप्ताह में चले जाते हैं तो एप्लीकेशनें पकड़ा दी जाती हैं क्षेत्रों की, इसमें ये, और वहीं तुरंत निस्तारण करते हैं। बस इस तरह के सारे विधायक हो जाए अपने अपने विधानसभा में, इस तरह का अगर निस्तारण करने लगे तो राम राज की जो परिकल्पना 1937 में बापू ने देखी थी वो पूर्ण हो जाएगी। ये थे ब्रजेश सिंह, जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। तो इनसे खास बातचीत थी। अगली बार और किसी से मुलाकात होगी, तब के लिए धन्यवाद।